नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। रोज की तरह आपको पहले बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर लाया हूं। मुसलमानों के गढ़ में खड़े होकर योगी का बहुत बड़ा ऐलान, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दे दिया इशारा, फिर कुछ बड़ा होने वाला है और वो बड़ा क्या हो सकता है जिसके बारे में बात करूंगा। ममता का योगी पर डायरेक्ट अटैक, ठोक दो का क्या इलाज बता रही है ममता बनर्जी, आज उसकी बात आपको बताऊंगा। इसके अलावा माफिया अतीक के दफ्तर में खून के निशान किसके निकले, इसकी जानकारी क्या है। असद को, जो अतीक का बेटा था, असद मारा गया, उसे मासूम बताने वाले आज देखेंगे माफिया के बेटे का सबसे खौफनाक वीडियो, फिर आप तय कीजिएगा वो कितना मासूम था। अतीक का वो सीक्रेट प्लान भी आपको बताऊंगा जो उसने सीएम योगी के खिलाफ बनाया था। इसके अलावा साईं बाबा के मंदिर का वो चढ़ावा जिससे सारे बैंक टेंशन में आ गए हैं, वो पैसा जो साईं मंदिर में पड़ा है लेकिन कोई छूने को तैयार नहीं है, आज उसका चैप्टर भी खोलूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस ने आरसीबी के फैंस को पीट दिया है, इसका सच भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंचायती राज दिवस के मौके पर 17,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के रीवा में एक कार्यक्रम था, वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,11,000 लोगों को वर्चुअल गृह प्रवेश भी कराया। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बडगाम में आतंकी सलाउद्दीन के बेटे की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। सलाउद्दीन के बेटे यूसुफ को 2017 में टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। पायलट ने पूछा कि 4.5 साल में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पायलट ने यह भी पूछा कि जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का सामना कैसे करेंगे आप। गहलोत के साथ ही पायलट ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर भी तंज कसा। पायलट ने कहा कि उनके अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि बताने वाले विधायकों के भ्रष्टाचार पर चुप हो जाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। रविवार से धरने पर डटे पहलवानों का कहना है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर जल्द एफआईआर नहीं हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही कमेटी से रिपोर्ट मांगी। पाकिस्तानी मूल के मशहूर लेखक तारिक फतेह का 74 साल की उम्र में आज निधन हो गया। तारिक फतेह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पाकिस्तान में पैदा हुए तारिक फतेह 1987 में कनाडा में जाकर बस गए थे। उनकी बेटी नताशा फतेह ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि उनका निधन हो गया है। नताशा ने ट्वीट किया कि पंजाब के शेर, हिंदुस्तान के बेटे, कनाडा के प्रेमी, सच बोलने वाले, न्याय के लिए लड़ने वाले, दलितों और शोषितों की आवाज तारिक फतेह अब हमारे बीच नहीं रहे। तो ये हो गया दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आज आपको बताऊंगा कि मुसलमानों के गढ़ में खड़े होकर योगी ने कौन सा बड़ा ऐलान किया है। और योगी ने आज इशारा दे दिया कि क्या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। माफिया अतीक अहमद के मर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खूब पॉलिटिक्स हुई है, हो रही है और लगातार उन पर दबाव बनाने का प्रयास भी हो रहा है। योगी से इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन पाठशाला में हमने आपको पहले भी बताया था कि योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नहीं है बॉस। वो बैकफुट पर जाने वाले हैं भी नहीं, दिखते भी नहीं है, ना ही वो इस दबाव की राजनीति में आने वालों में से। आज सीएम योगी ने निकाय चुनाव की रैलियों में कह दिया कि माफिया गुंडे अब अतीत हो गए, अतीक जैसे लोग अतीत हो गए। जो गुंडा टैक्स वसूलते थे उन पर 2 बूंद आंसू बहाने वाला कोई नहीं है, सबकी गर्मी निकल गई। पहले आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुनाता हूं, फिर आपको देश में चल रही 2 तरह की राजनीति के बारे में बताऊंगा, जिसमें एक मॉडल योगी आदित्यनाथ का आप देखेंगे, दूसरा मॉडल क्या है आज आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए, और उसमें भी जो आखिरी की लाइन वो कहेंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसमें बड़ा मैसेज है।
आज गुंडा टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना, तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए, कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं, सब गायब। मैं इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूं, कहीं हो ना जाए फिर कुछ। योगी आदित्यनाथ आखिरी लाइन में कह रहे हैं कि मैं आगे कुछ नहीं कह रहा क्योंकि कहीं हो ना जाए कुछ। क्या होने का वो इशारा कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि माफियाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार का एक्शन किसी से छुपा नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि अगला बड़ा एक्शन किस पर होगा, मुख्तार पर, शाइस्ता परवीन पर, गुड्डू मुस्लिम पर, या किसी और बड़े माफिया पर। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ बड़ा तो होगा, इसका इशारा योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। सीएम योगी ने जो बात कही, वो बात कहां से कही, आज आपके लिए यह भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इससे एक बड़ा मैसेज आपको समझ में आ रहा है। निकाय चुनाव के प्रचार की शुरुआत सीएम योगी ने जिन 3 जगहों से की है, जहां से खड़े होकर वो ये बातें कह रहे हैं, आज आपको सुनना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने ये गर्मी शांत कर देने वाला बयान कहां से दिया है। उन्होंने जगह और उस जगह की मुस्लिम आबादी आपको बता रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि वहां कहां खड़े होकर योगी आदित्यनाथ क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। 3 जगहों पर वो प्रचार कर रहे हैं, आज किया उन्होंने। एक सहारनपुर, जहां मुस्लिम आबादी 42% है बॉस, 42%। शामली, यहां भी मुस्लिम आबादी 42% है। और तीसरी जगह अमरोहा, इस जगह पर जो मुस्लिम आबादी है वो करीब 41%। यानी योगी आदित्यनाथ एक तरह से, जैसे आप कहते हैं ये बीजेपी का गढ़ है, ये सपा का गढ़ है, वो मुसलमानों के बहुल इलाके में, जिसे आप कोट अनकोट मुस्लिम गढ़ कह सकते हैं, उस गढ़ में खड़े होकर यह कहा कि गर्मी शांत कर दी। लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं कहा, उन्होंने अपराधियों के लिए कहा। और कैसे, ये अभी आपको आगे बताऊंगा। तीनों जगहों पर मुसलमानों की बड़ी आबादी, और यहां से योगी आदित्यनाथ ये कहना चाह रहे हैं कि गुंडे माफियाओं की गर्मी निकाल दी, उन पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं बचा। यह कहकर योगी ने उन लोगों को मैसेज दिया जो अतीक जैसों को माफिया नहीं मासूम मानते हैं, और योगी के खिलाफ यह प्रचार करते हैं कि अतीक को तो मुसलमान होने की वजह से मार दिया। अगर मुसलमान होने की वजह से उस पर कोई एक्शन हो रहा होता तो योगी आदित्यनाथ अपना प्रचार मुसलमानों के बीच खड़े होकर कर रहे हैं और वहां से कहेंगे ऐसी बातें। इतना ही नहीं, योगी ने जो किया है इस चुनाव में, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, अभी उस पर आऊंगा। लेकिन योगी ने मैसेज दिया कि गुंडों और माफियाओं की गर्मी निकालनी है, फिर चाहे उनका धर्म कोई भी हो। आपको सहारनपुर में योगी ने क्या बोला वो बताता हूं, और उसके बाद उनका बड़ा एक्शन मुसलमानों को लेकर जो उन्होंने फैसला लिया है उसके बारे में बताऊंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है।
अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। हमारे जो एक प्रत्याशी महापौर के लिए एक सुयोग्य चिकित्सक, याद रखना चिकित्सक अगर आएगा तो सारी बीमारियों का समाधान भी करके जाएगा। ये चिकित्सक इसीलिए यहां पर दिया जा रहा है कि चिकित्सक नीचे उपचार करेगा और बाकी माफिया और अन्य गुंडों को उपचार के लिए हमारी पुलिस पर्याप्त है। योगी आदित्यनाथ मुस्लिम बहुल इलाकों में खड़े होकर एक बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कैंडिडेट हम जो है वो चिकित्सक दे रहे हैं ताकि वो लोगों का इलाज करें, लेकिन जो लोगों पर हावी रहने वाली माफिया है उसका इलाज मैं कर दूंगा। यानी वो बहुत सिंपल तरीके से दो हिस्सों में इसको बांट रहे हैं, एक पब्लिक, एक जनता, और दूसरा हिस्सा माफिया गुंडों का। वो उसमें कोई धर्म नहीं देख रहे। और जिस सहारनपुर से योगी ने बात की, उस सहारनपुर के बारे में याद रखिए कि यहां पर दारुल उलूम देवबंद भी है जो देश का सबसे बड़ा मदरसा है। इसलिए योगी का यह मैसेज मुसलमानों के लिए भी है कि क्या वो उन नेताओं की सोच के साथ हैं जो अतीक जैसे माफिया को मुसलमान होने से जोड़ रहे हैं, या फिर वो उस सोच के साथ हैं जिसमें माफिया को मिट्टी में मिलाया जाता है, फिर चाहे वो माफिया कोई भी हो, किसी भी धर्म का। आप ये देखिए कि आज सहारनपुर में सीएम योगी की रैली में वो मुस्लिम कैंडिडेट भी थे जिन्हें बीजेपी ने सहारनपुर में इस बार टिकट दिया। सहारनपुर से ने बीजेपी ने मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं। अच्छा, पिछली बार के निकाय चुनाव से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने इस बार उतारे हैं। अगर आप देखेंगे कि जिस सहारनपुर की बात कर रहा हूं वहां देखिए बीजेपी उम्मीदवार किसको उतार रही है। अगर आप देखेंगे 2017 में 5 उतारे थे, 2017 में 5 कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। सहारनपुर की बात कर रहा हूं, 5 मुस्लिम कैंडिडेट। इस बार 2023 में 2023 में 14 कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं मुस्लिम। कहां 5 कैंडिडेट, कहां 14, मतलब 3 गुना, 2 गुने से भी ज्यादा। बीजेपी ने सहारनपुर जैसे मुस्लिम प्रभाव वाले इलाके से 14 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, जबकि पिछले निकाय चुनाव में बीजेपी ने जो 5 मुस्लिम कैंडिडेट ये उतारे थे, ये पांचों हार गए थे बॉस। वो सभी अपने वार्ड से चुनाव हार गए थे। फिर भी इस बार ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी उतारी है, 14 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे रही है। और मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने का मतलब यह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ वहां मंच से खड़े होकर अतीक के लिए आंसू बहाने लग गए, मुख्तार के लिए आंसू बहाने लग गए, जैसा कुछ लोगों को लगता है कि मुस्लिम तो हमको तभी वोट देंगे जब हम इनके लिए आंसू बहाएंगे। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, कह रहे हैं हम चिकित्सक दे रहे हैं आपको आपका इलाज करने के लिए, लेकिन माफिया किसी भी धर्म का उसका इलाज मैं कर दूंगा। अब इससे बड़ा मैसेज क्या होगा कि योगी मुसलमानों के साथ हैं, खड़े हैं, लेकिन मुसलमानों को भी तो यह चैलेंज स्वीकार करना होगा कि हम भी उसके साथ खड़े हैं जो विकास करेगा, उसके साथ नहीं जो हमारा वोट लेने के लिए माफिया को भी मुसलमान बता देगा। इस बार बीजेपी ने निकाय चुनाव से पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 200 सीट्स में मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। बीजेपी ने बड़ा खेल किया इस वक्त उत्तर प्रदेश में। अगर आप देखेंगे अलीगढ़ से 18 मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी ने उतारे, कानपुर से 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, शाहजहांपुर से 12 मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने मैदान में उतारे, बरेली से 9 मुस्लिम कैंडिडेट, बिजनौर से 5 मुस्लिम कैंडिडेट, गाजियाबाद से 4, लखनऊ से 2 मुस्लिम कैंडिडेट। यानी जिस वक्त बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि उसने अतीक पर कार्रवाई कर दी, उसको मिट्टी में मिला दिया कि वो मुसलमान था, बीजेपी जो है वो मुसलमानों को भर भर कर टिकट दे रही है और अपने इतिहास में जितना टिकट नहीं दिया होगा उतने टिकट दे रही है। अब ये मुसलमानों के ऊपर वो छोड़ रही है कि वो आंख खोलकर देख पा रहा है या नहीं कि भाई अगर मुसलमानों से नफरत होती तो टिकट क्यों देते। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से भी बीजेपी ने निकाय चुनाव में मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं। वाराणसी से 4 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं बीजेपी ने, और गोरखपुर से भी 1 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है।
प्रयागराज से बीजेपी ने 3 वार्ड में मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। उसी प्रयागराज में जहां पर अतीक अहमद मारा गया, जहां अतीक का जलवा होता था, वहां उसका आतंक होता था, उसमें बीजेपी ने 3 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। दायरा शाह अजमल वार्ड से जैनब बानो को उतारा है। गुरु तेग बहादुर नगर से सीमा बेगम को टिकट दिया है। अटाला से बिलाल अहमद को बीजेपी ने टिकट दिया है। यह तब है जब मुसलमानों का एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को यहां मिलता रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर मुस्लिम वोट को देखेंगे तो CSDS के सर्वे के मुताबिक जो 2022 का चुनाव हुआ 2022 अभी जो हाल में गया है, अगर उसका आप देखेंगे डेटा 2022 यूपी चुनाव की बात आपको बता रहा हूं, उस उत्तर प्रदेश चुनाव में जो मुस्लिम वोट था वो समाजवादी पार्टी को, एसपी को गया 79% और बीएसपी को गया 6%, 6%, कांग्रेस को गया 3% और बीजेपी को गया यही मुस्लिम वोट 8%। यानी बीएसपी और कांग्रेस से तो फिर भी ज्यादा ही गया था, लेकिन एक मुश्त किसको गया था? समाजवादी पार्टी को गया था। अब बीजेपी बड़ा चैलेंज स्वीकार कर रही है। जो नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कि आप जाइए मुसलमानों से, पशमानदा मुसलमानों से संपर्क तो कीजिए, बात तो कीजिए कि आपको इन्होंने इतने सालों में क्या दिया, इतना भर भर के वोट देते हैं, मिला क्या आपको? आप तो आज भी गरीब हो। तो उनसे एक बार कनेक्ट बनाइए, और वो कनेक्ट बना है नहीं बना है वो तो चुनाव में पता चलेगा नतीजों में, लेकिन बीजेपी इस बार भर भर के मुसलमानों को टिकट तो दे रही है। अब इससे एक सोच तो वो क्लियर कर दे रही है, मैसेज दे रही है कि अगर आप अपराधी हैं तो हिंदुओं मुसलमानों कार्रवाई होगी, लेकिन अगर आप विकास के साथ चलने को तैयार हैं और विकास करने को तैयार हैं लोगों का, तो आप मुसलमान हैं तो भी टिकट मिल जाएगा। लेकिन इस देश में 2 तरह की सोच देखिए। एक सोच ऐसी है जो क्रिमिनल को कम्युनिटी से जोड़ रही है, जैसे अतीक के मामले में कहा जा रहा है कि उसे मुसलमान होने की सजा मिली। दूसरी सोच यह है जो क्रिमिनल को कम्युनिटी से नहीं जोड़ रही है, क्रिमिनल का सफाया हो रहा है और कम्युनिटी से भेदभाव नहीं हो रहा। जबकि पहले ऐसा होता था कि अतीक और मुख्तार जैसे माफिया पाले जाते थे, यहां तक कि ऐसा होता था कि ऐसे माफियाओं को मुस्लिम नेताओं की तरह पेश किया जाता था। पार्टियां इनके जरिए ये मैसेजिंग करती थी कि वो मुसलमानों के साथ खड़ी हैं। और मैं आपको मुख्तार अंसारी का केस दिखाता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी के मामले में पैरवी करने के लिए महंगे वकील किए थे। भगवंत मान से पहले वाली सरकारों की वो बात कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस की सरकार। और इन्हीं महंगे वकीलों पर 55 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन इस फीस की पेमेंट से जुड़ी फाइल को भगवंत मान ने लौटा दिया, कहा कि सरकारी खजाने से इनकी पेमेंट नहीं होगी। एक माफिया का पैसा पिछली कांग्रेस सरकार में वो कह रहे 55 लाख रुपए का बिल वकीलों को बना है। भाई इतने महंगे वकील मुख्तार अंसारी के लिए लड़ रहे हैं, तो इसके पास इतना पैसा ये खुद दे। ये कांग्रेस की पंजाब की सरकार 55 लाख का बिल भरने को किस बात पे तैयार हो गई? भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह तब सीएम हुआ करते थे। भगवंत मान ने आरोप लगाया कि पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी पर मेहरबान भी थी। वो कह रहे हैं कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को जेल में सारी सुविधाएं दी गई, महंगे वकीलों की फीस मिलाकर उस पर 55 लाख रुपए खर्च किए गए। भगवंत मान अब ये कह रहे हैं कि जिस मंत्रियों के आदेश पर 55 लाख रुपए मुख्तार अंसारी पर खर्च किए गए, पंजाब सरकार उनसे ही, उन पुराने मंत्रियों से ही पैसे वसूलने का विचार कर रही है। भगवंत मान ने आरोप लगाया कि पंजाब में कांग्रेस सरकार मुख्तार अंसारी पर इतनी मेहरबान थी कि उसके खिलाफ 48 बार वारंट जारी होने के बावजूद उसे पेश तक नहीं किया गया। मोहाली में एक अवैध वसूली के केस में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 के बीच बंद किया गया। मुख्तार अंसारी पर यूपी में भी गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है, लेकिन पंजाब से मुख्तार अंसारी की कस्टडी लेने के लिए यूपी सरकार को नाक रगड़नी पड़ गई। भाई सरकार को साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इतना प्रिय था पिछली कांग्रेस सरकार को मुख्तार अंसारी। सुप्रीम कोर्ट में तब यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया था कि फरवरी 2019 से फरवरी 2020 के बीच पंजाब की जेल अथॉरिटी की तरफ से 26 बार मेडिकल ग्राउंड पर मुख्तार अंसारी की कस्टडी देने से मना कर दिया गया। इन मेडिकल ग्राउंड में डायबिटीज थी, स्किन की एलर्जी थी,
स्किन में एलर्जी हो गई इसलिए इसका कस्टडी नहीं दे सकते, हाइपरटेंशन, सिर दर्द, गला दर्द, ये कोई वजह है कि आप कस्टडी नहीं देंगे? लेकिन इस देश में एक तरफ योगी मॉडल है जो खड़े होकर भाई आप प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमान इस पर एकजुट हो जाए, अतीक के मामले पर, मुख्तार के मामले पर, वो वहीं खड़े होकर मुसलमानों पर विश्वास जता रहे हैं कि देखो मैं तो इन पर एक्शन कर रहा हूं, लेकिन मैं इनको तुम्हारे बीच का नहीं मानता, इसलिए तुम्हारे बीच खड़ा होकर कह रहा हूं कि देखो मैं मुसलमानों को टिकट दे रहा हूं। और एक तरफ वो हैं जिन्हें लगता है किसी इमरान प्रतापगढ़ी को भले वो अतीक अहमद को अपने घर में बैठाकर बुलाकर जो है खाना खिलाए, उसके लिए शेर पड़े कि ऐसा अतीक जैसा कोई शेर नहीं होगा, उसको राज्यसभा भेज देती है कांग्रेस, या फिर पंजाब में मुख्तार अंसारी के 55 लाख के वकील कर दिए जाते हैं। ये दो अलग तरह की पॉलिटिक्स है बहुत, जो इसी देश में चल रही है। और ऐसा ही एक केस बिहार का भी है। एक बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन है जिस पर बिहार सरकार इन दिनों मेहरबान है। आरोप है कि बिहार सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए नियम तक बदल दिए। फिलहाल आनंद मोहन अपने बड़े बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद की शादी को लेकर 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर है। चेतन की शादी 3 मई को होगी। कुछ दिन पहले आनंद मोहन की तस्वीरें आई थी जिसमें वो अपने छोटे बेटे का जन्मदिन मना रहा है। इससे पहले आनंद मोहन की अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने की भी तस्वीरें सामने आ चुकी थी। आनंद मोहन के मामले में नीतीश कुमार की सरकार घिरी हुई है क्योंकि 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 में संशोधन किया और उस क्लॉज को ही हटा दिया जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है और इस अपराध में रिहाई नहीं होने का प्रावधान होता है। लेकिन इस प्रावधान को हटा दिया गया। आरोप है कि नीतीश सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई को आसान बनाने के लिए यह नियम बदला है। आनंद मोहन आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, उनका जरा आपको परिचय दे देता हूं। साल 1994 में बिहार पीपल्स पार्टी के नेता और गैंगस्टर छोटन शुक्ला पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। उसकी शव यात्रा में हजारों की भीड़ जमा थी। इसकी अगुवाई आनंद मोहन कर रहा था। इसी दौरान भीड़ पर काबू पाने के लिए निकले गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया को आनंद मोहन ने उनकी गाड़ी से निकाला और भीड़ के हवाले कर दिया। सरेआम डीएम पर पत्थर बरसाए गए, गोली मार दी गई। डीएम की हत्या के आरोप में आनंद मोहन को 2007 में फांसी की सजा हुई, मगर पटना हाईकोर्ट ने 2008 में उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। आनंद मोहन सहरसा जेल में सजा काट रहा है और अभी बेटे की शादी के लिए पैरोल पर बाहर है। और चूंकि डीएम की हत्या का मामला था इसलिए कहा जा रहा है कि नियम बदला गया ताकि आनंद मोहन को छुड़ाया जा सके। आनंद मोहन के मामले में नीतीश कुमार की बहुत आलोचना हो रही है। यहां तक कि जिस विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं उस पर विपक्ष के लोग ही आनंद मोहन के मामले को लेकर चोट कर रहे हैं। बीएसपी की अध्यक्षा है मायावती, वो तो ट्वीट करके कह रही हैं कि नीतीश सरकार ने दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की जो तैयारी की वो दलित विरोधी कारणों से बहुत चर्चा में। मायावती ने आगे लिखा कि आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में नीतीश सरकार के दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य से दलित समाज में बहुत रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, बिहार सरकार इस पर पुनर्विचार जरूर करे। लेकिन नीतीश कुमार इससे बेफिक्र दिख रहे हैं। उन्हें विपक्षी एकता की फिक्र है। उन्हें नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने की तैयारी करनी है, इसलिए वो एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिलने पश्चिम बंगाल पहुंच गए। कोलकाता में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नीतीश कुमार ने मीटिंग की। दोनों नेताओं ने विपक्ष को एकजुट करने की रणनीति पर मंथन किया। नीतीश कुमार के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। मीटिंग में तय हुआ कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश की जाएगी। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा एक बार सुनवा देता हूं, फिर बताऊंगा ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग
आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सही बात, देश के लिए विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इंडिया दुनिया का ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। दुनिया डूब रही है और इंडिया की अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए अर्थव्यवस्था के मूड में आ रहा है कि चलो ना ऊपर चलते हैं, काम तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन बोलने में क्या जाता है, नीतीश कुमार ने बोल दिया। नीतीश कुमार से मिलने के बाद ममता बनर्जी भी बड़ा प्लान समझाने लगी। वो इंदिरा गांधी के खिलाफ 1974 के जेपी आंदोलन की याद दिलाने लगी। ये आइडिया दे दिया कि जैसे बिहार से जेपी आंदोलन शुरू हुआ था वैसे ही विपक्ष पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और वहीं से आंदोलन की शुरुआत करे। एक बार ममता बनर्जी को भी सुन लीजिए। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलने और उनसे आइडिया लेने के बाद नीतीश कुमार सीधे लखनऊ चले गए। लखनऊ में नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। यहां ध्यान देना चाहिए कि नीतीश कुमार जिन दो नेताओं से आज मिले वो कांग्रेस के साथ जाना भी नहीं चाहते और बातें हो रही हैं विपक्षी एकता की। अखिलेश यादव भी कांग्रेस से दूरी बनाकर रखते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तो राहुल गांधी को न जाने क्या क्या कह चुकी। वो तो कह चुकी कि ये बीजेपी की टीआरपी है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि नीतीश कुमार कोई मैसेज लेकर इन दोनों नेताओं के पास गए, क्योंकि 2 हफ्ते पहले नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। दिल्ली में नीतीश कुमार ने पहले राहुल गांधी से मुलाकात की थी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे। इसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिले थे। तो ये पिछली मुलाकातों के बाद अब नीतीश कुमार अखिलेश और ममता से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार का आज पहले ममता बनर्जी से मिलना, फिर लखनऊ आकर अखिलेश यादव से मिलना, ये सब 2024 की बड़ी तैयारी का हिस्सा है। अगर आप यूपी, बिहार और बंगाल को देखें तो ये तीनों राज्य बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब हम यूपी बिहार की बात करते हैं, ये 3 राज्य हैं, यूपी, बिहार और बंगाल। ये 3 राज्य जो हैं, इनमें अगर आप देखेंगे यूपी में 80 लोकसभा सीट आपको बता रहा हूं, 80 सीट है लोकसभा की। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है और बिहार में 40 सीट। यानी अगर आप इन 3 राज्यों को मिला दें तो 162 सीट बनता है। और अगर बीजेपी को रोकना है तो नीतीश कुमार को पता है कि यूपी, बिहार और बंगाल, इन तीनों में जब तक आप मैसिव परफॉर्मेंस नहीं करेंगे और बीजेपी को ध्वस्त नहीं कर देंगे तब तक बीजेपी रुकने वाली नहीं है। विपक्षी एकता की धुरी नीतीश कुमार बन रहे हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं कि विपक्षी एकता की गाड़ी चल पड़े। लेकिन विपक्ष की समस्या यह है कि कोई ना कोई पहिया डगमगा जाता है। आजकल शरद पवार को लेकर बहुत चर्चा है। शरद पवार ने अब एक नया बयान दे दिया है जिससे विपक्ष की धड़कनें बढ़ गई कि क्या करने वाले हैं वो। शरद पवार ने बड़ी बात कह दी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन चलता रहेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सुनिए महाविकास आघाड़ी के भविष्य पर शरद पवार क्या बोल रहे हैं। नाही, बाकी आता आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नाही, थोडीशी नसते, जागांचं वाटतं, त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही, ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल। यानी ये हालत है कि विपक्षी एकता का कि अगर आप मान लीजिए कोई सूट पहन रहे हैं, ऊपर का बटन बंद करते हैं तो पेट के पास वाला खुल जाता है, पेट वाला बंद करते हैं तो जो इधर वाला खुल जाता है। बटन बंद ही नहीं हो पा रहा है। विपक्ष में कौन किसे कब धोखा दे दे इस पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता।
लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जिसमें विपक्ष को भरोसा है कि वहां पर उसे धोखा नहीं मिलेगा और एक मुश्त वोट उन्हें ही मिलेगा। जैसे ममता बनर्जी ने को लग रहा है कि जिस तरह का वो नैरेटिव चला रही हैं उससे मुस्लिम वोट एकजुट होकर उन्हें मिलेंगे। ममता बनर्जी ने इशारों में योगी को टारगेट किया आज और मुसलमानों से कहा कि वो 2024 में बीजेपी को बाहर करने के लिए एकजुट हो जाएं। सुनिए ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने क्या कहा था, वो वाला बयान आपको सुनाता हूं। आइए आज वादा करें, ये मई महीना में अप्रैल महीना है, एक साल में हमारा इलेक्शन है, देश में कौन आएगा कौन नहीं आएगा तो फैसला कीजिए, पूरा देश भर फैसला कीजिए और जितना भी आपको आदमी बाहर में काम करते हैं और 24 का चुनाव में सबको आना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, सबको अपना घर में मरना चाहिए। अगर लोकतंत्र चला जाए तो सब चला जाए। आज कॉन्स्टिट्यूशन बदल हो रहा है, आज इतिहास बदल हो रहा है। बोलता है मीडिया वेल पीरियड उठा दो, आज बोलते हैं इतिहास बदल दो, देश का संविधान बदल दो, जो भी मर्जी करते हैं। फिर एनआरसी लेके आया, मैं बोला मैं तो नहीं करने देगा, हम तो अल्लाह ताला के पास दुआ मांगेंगे, अल्लाह दुआ करो, इसको हिम्मत अब रुक दो, इसको दादागिरी अब रुक दो, इसको जुमला अब रुक दो। इस बोलता है टोक दो, क्या टोक दो? अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएगा तो तुम्हारा चेयर ही गिर जाएगा, टोक दो चला जाएगा। ममता बनर्जी मंच पर खड़े होकर कह रही है मैं अल्लाह ताला से ये कहती हूं कि इनकी हिम्मत रोक दो। क्या ये एक कम्युनिटी को साथ लाने का प्रयास नहीं है? इसमें सेक्युलरिज्म दिखता है लोगों को। ममता बनर्जी ने जिस तरह की बातें की हैं उससे साफ है कि माफिया अतीक अहमद के मामले को लेकर मुसलमानों को उकसाने और 2024 के लिए उनके वोट को बटोरने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। वोट बटोरने की इसी कोशिश में कभी अतीक को माफिया ना बताकर मुसलमान बताया जाता है, कभी उसके बेटे असद को मासूम बताया जाता है। लेकिन ये कितने मासूम थे इसके सबूत कैमरे पर रिकॉर्ड है। और पाठशाला में अब मैं आपको माफिया अतीक अहमद और उसके खूनी राज का चैप्टर दिखाता हूं। माफिया अतीक के दफ्तर में खून के निशान किसके निकले, असद को मासूम बताने वालों को आज दिखाऊंगा कि माफिया के बेटे का सबसे खौफनाक वीडियो चीख कर असद के बारे में क्या बता रहा है और अतीक का वो सीक्रेट प्लान जो उसने सीएम योगी के खिलाफ बनाया था, आज उसके बारे में भी बताता हूं। राजनीति के चक्कर में अतीक अहमद की माफिया वाली पहचान को बैकग्राउंड में कर दिया गया है। उसकी मुस्लिम पहचान को हाईलाइट किया जा रहा है कि नहीं ये तो मुसलमान था, इसको दिखाओ मुसलमान था। अतीक अहमद और उसका परिवार कितना मासूम, ओहो इतने मासूम थे, इसका पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन वो कितने मासूम थे इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था और आज कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरों और वीडियो के जरिए फिर बताऊंगा कि अतीक अहमद और उसका बेटा असद कितने खतरनाक थे। मासूम का मां भी नहीं थे भाई, आधा भी नहीं थे। यह वीडियो जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, यह पुलिस को असद के मोबाइल फोन से मिला है। वही असद जो पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया और जिसको कहा गया कि 18-19 साल का तो मासूम लड़का था। इस वीडियो में आप देखिए असद अपने लखनऊ वाले फ्लैट में एक लड़के को उसके कपड़े उतारकर, हमने ब्लर कर दिया, वो नंगा बैठा हुआ है, बिना कपड़े के बैठा हुआ है और उसको सटासट मार रहा है। यह वीडियो 2021 का है और यह असद के ही मोबाइल से मिला है। तो जिस असद को मासूम कहा जा रहा है वही असद इस वीडियो में एक युवक को बुरी तरह से पीट रहा है। जिस असद को मासूम बताया जाता है कि 18-19 साल का तो लड़का था, वो कपड़े उतारकर एक युवक के उसे बेल्ट से पीट रहा है और असद के गुर्गे भी लात घूसों से युवक को मार रहे हैं। असद के एनकाउंटर के बाद पुलिस को उसका फोन मिला था, उसी में यह वीडियो मिला है। आप सोचिए कि ये लोग किस हद तक जाते हैं कि एक लड़का 18-19 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में बंदूक चला रहा था, वो वीडियो दिखाया था। 18-19 साल की उम्र में एक लड़के को बिना कपड़ों के बैठा के और बेदर्दी से पीट रहा और वो मासूम था। एक बार वीडियो दिखाइए जरा।
तो ये असद का सच है भाई। उधर उमेश पाल पर गोलियां चलाने वाले जिस असद को कुछ लोगों ने अपनी राजनीति के लिए मासूम बना दिया, उस असद का सच यह है कि वो बचपन से ही अपने पिता अतीक की तरह डॉन बनना चाहता था। उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। माफिया अतीक का बेटा असद कॉलेज के दिनों से ही अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। यह तस्वीर असद के कॉलेज की फेयरवेल पार्टी की है। इसमें असद के गाल पर डॉन लिखा हुआ है। यह फोटो भी असद के मोबाइल फोन से मिली है। कौन लड़का लिखता है जी कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में डॉन लिखता है? लोगों के पिता अगर कोई बुरा काम करते हो तो उनको शर्म आती है कई बार बताने में। उनको लगता है मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। ये गाल पे डॉन लिख के दिल बना रहा है। जिसके दिल में ही डॉन छुपा हो वो क्या बनता और बड़ा होकर, और लोग इसको मासूम बता रहे हैं। गाल पे डॉन छाप रहा है। जरा इस तस्वीर को आप देखिए और आप खुद सोचिए, ये इसकी मासूमियत है कि गाल पे डॉन लिख रहा है और दिल बना रहा है। तो ये हालत है असद की, और ये लोग इसको भी मासूम बताने लगते हैं। असद के मोबाइल से मिली एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए इसको, ब्लैक सूट पहन के सोफे पर माफिया के स्टाइल में बैठा हुआ है। असद के पीछे दीवार पर लिखा हुआ है लैंड ऑफ अल्टीमेट गैंगस्टर्स। गाल पे डॉन, पीछे गैंगस्टर, किसी को पीट रहा है, किसी को मार रहा है। मासूम था। क्या अब भी कोई शक है कि असद क्या बनना चाहता था? वैसे भी अतीक अहमद पहले ही कह चुका था कि उसके बेटे ना तो डॉक्टर बनेंगे ना इंजीनियर बनेंगे। तो जिनके दिमाग में डॉन चल रहा है, जिनके अंदर गैंगस्टर घुसा हुआ है, उसके दिमाग में और क्या चलेगा? वो क्या बनना चाहेगा? यही बनना चाहेगा, इसके अलावा क्या बन सकता है? माफिया अतीक अहमद और उसका डॉन बेटा दोनों ही मिट्टी में मिल चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें, ये वीडियोस आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि आपका ब्रेन जो है ना वो काम करना शुरू करे कि बॉस इन लोगों को मासूम बना के कोई आपको कुछ और ही बनाना चाह रहा है, तो बनने से बचिए। कोई मुसलमान नहीं थे, ये डॉन थे, डॉन। और इनके कारनामे अभी और सामने आते जा रहे हैं। प्रयागराज के चकिया में अतीक अहमद के दफ्तर में अभी भी कई राज दफन हैं जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने अतीक के चकिया वाले दफ्तर पर आज तलाशी ली। आप हैरान रह जाएंगे कि कई चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। पुलिस को अतीक के दफ्तर से किचन और सीढ़ियों के पास खून के निशान मिले। खून से सनी हुई एक चादर और चाकू भी मिला है। अतीक के दफ्तर के कमरे में टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े मिले। आशंका जताई जा रही है कि अतीक अहमद के दफ्तर में किसी का भी तो कत्ल किया गया था। तो खून कहां से आएगा? मुर्गा काट रहे थे क्या आप वहां बैठ के? ये खून के धब्बे उसी के हैं। सारे सबूत एफएसएल की टीम अपने साथ लेकर गई है। पहले वहां से एक रिपोर्ट देखिए कि जिसके दफ्तर में खून के धब्बे मिलते हों, सोचिए उसके जीवन में खून के कितने दाग होंगे, और उसको लोग मासूम बता रहे। देखिए जरा रिपोर्ट। क्या मिला है? क्या मिला है बताते हैं। मिला है? गाड़ी क्या लगा? गाड़ी तक इंसानी खून है या जानवर पहुंच जाने दीजिए। इंसानी खून है। देखिए पहचान जाती है। अभी प्रयोगशाला इसको भेजा जाएगा, तब क्लियर होगा। अभी शुरुआती जांच में क्या लग रहा है? शुरुआती जांच हो रही है आपको? शुरुआती जांच इंसानी खून है या नहीं ये बता दीजिए। ये जानवर का खून है या कुछ कहा नहीं जा सकता। कितने स्पॉट को आपने वेरीफाई किया? कितने स्पॉट को वेरीफाई किया आपने? कितने स्पॉट पे खून मिला है? कितने स्पॉट पे खून मिला आपको? डॉक्टर साहब इंसानी खून है या नहीं? कितने स्पॉट एविडेंस क्या लिया है? कितने स्पॉट एविडेंस आपने बता दिए? क्या लिया है? क्या पुलिस तो बता रही पीछे का गेट खुला हुआ था? अतीक अहमद के दफ्तर में खून के निशान मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अतीक के दफ्तर की निगरानी के लिए पुलिस की वैन तैनात रहती है। उसके बाद भी इस तरह की घटना हो जाने से कई बातें हो रही हैं, क्योंकि अतीक का दफ्तर पूरी तरह से खंडहर है। माफिया अतीक का दफ्तर 3 तरफ से खुला है। अतीक के दफ्तर में खून के निशान पहले नहीं थे। हो सकता है अतीक को दफ्तर में कोई आया हो। दफ्तर के कई कमरों में खून के निशान मिले हैं। कमरे में सामान भी बिखरा पड़ा हुआ है। दफ्तर के कागज भी बिखरे हुए पड़े मिले। अहम कागज खोजने की कोशिश की गई थी, ऐसा लगता है। दफ्तर में टूटी हुई चूड़ियां कहां से आ गई बॉस? क्या अतीक के दफ्तर में कोई हत्या हुई है? अब यह सवाल खड़ा हो रहा है। और वहां से कौन से कागजात हटाने का प्रयास हुआ है?
अतीक के दफ्तर के पीछे की खिड़की का शीशा भी टूटा हुआ है और वहां भी खून के निशान पाए गए। फिलहाल पुलिस ने सारे सबूत जमा कर लिए हैं और रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। प्रयागराज के डीसीपी ने क्या बताया, एक बार वो भी सुनवा देता हूं। देखिए, मेरे द्वारा यहाँ विजिट की गई है और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ब्लड स्टेन्स मिले हैं, अंदर रूम्स में है और स्टेयर्स पे है। पीछे की तरफ एक कमरा है, उसका ग्लास टूटा हुआ है, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि किसी के द्वारा कोई चोर या उस तरह से कोई एंटर किया हो। और जो ब्लड स्टेन्स हैं उनको कलेक्ट किया गया है फील्ड यूनिट के द्वारा, उस सैंपल को हम एनालिसिस के लिए भेज रहे हैं। बाकी यहाँ पे आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उसका एनालिसिस कर रहे हैं और जैसे ही कोई और हमें लाभप्रद सूचना मिलती है तो हम आपको अवगत कराएंगे। सर, क्या लगता है ये ब्लड जो है वो किसी इंसान का है या किसी जानवर देखिए का चाकू मिला है? देखिए, वो मैं कंफर्म तभी हम कर पाएंगे जब लैब से रिपोर्ट आ जाएगी। सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, प्रयास करेंगे कि इवनिंग तक वो रिपोर्ट आ जाए। अतीक अहमद के जिस दफ्तर से खून के धब्बे, खून से सना हुआ चाकू बरामद हुआ है, वो दफ्तर अतीक अहमद का सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता था। यहीं से अतीक अहमद अपने सारे काले कारनामे किया करता था। चकिया में मौजूद अतीक अहमद के इस दफ्तर को साल 2017 में गिरा दिया गया था। उसके बाद यहां सन्नाटा रहता था, लेकिन अतीक गैंग के मेंबर यहीं से काम करते थे। उमेश पाल की हत्या के बाद 21 मार्च को पुलिस ने अतीक के इसी दफ्तर में छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस को यहां से 72 लाख रुपए कैश भी मिला था और यह उसी 80 लाख की रकम का हिस्सा था जो अतीक अहमद ने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को धमकी देकर उगाही की थी और इसी रकम से उमेश पाल मर्डर को फंड किया गया था। इसके बाद 10 अप्रैल को अतीक के दफ्तर के पीछे मजार का खुलासा हुआ था। यह मजार अतीक अहमद ने बनवाई थी और आदेश जारी किया था कि किसी भी काम से पहले इस मजार पर चादर जरूर चढ़ानी है। मैंने आपको पाठशाला में दिखाया था कि उमेश पाल के मर्डर के बाद इसी मजार पर शाइस्ता ने चादर चढ़ाई थी, यह भी दावा है। इसके अलावा इसी दफ्तर में अतीक अहमद ने एक टॉर्चर रूम भी बनाया हुआ था जिसमें वो अपने दुश्मनों को बांधकर टॉर्चर करता था। यानी ये अतीक का दफ्तर नहीं, उसके गुनाहों का अड्डा था। माफिया अतीक अहमद के बारे में लगातार ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों को अतीक में सिर्फ मुसलमान दिखता है, जबकि उमेश पाल मर्डर केस के नए सबूत सामने आ रहे हैं जिनसे यह साफ होता जा रहा है कि उमेश पाल का मर्डर और उसकी प्लानिंग कैसे की गई थी। उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को हुई थी और उससे ठीक 13 दिन पहले असद और अतीक गैंग के शूटर्स ने बरेली में अशरफ से मुलाकात की थी जेल में। अतीक के भाई अशरफ ने बरेली जेल से उमेश पाल मर्डर की साजिश रची। अब आपको वीडियो दिखाता हूं, 11 फरवरी का यह वीडियो है जब मोहम्मद गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान चौधरी, असद और अरमान बरेली जेल में अशरफ से मिलने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें देखिए, ये चारों लोग अशरफ से मिलने गए थे 11 फरवरी को और इसी के 13 दिन बाद उमेश पाल का मर्डर हो गया था। इस वीडियो में सभी शूटर दिख रहे हैं जिन्होंने उमेश पाल पर गोलियां और बम बरसाए थे। 11 फरवरी को 9 शूटर्स बरेली जेल पहुंचते हैं। किसी की एंट्री नहीं कराई जाती है, वो तो सीसीटीवी फुटेज है जिसके तहत यह पता चल रहा है कि भाई ये लोग आए थे, वरना एंट्री नहीं हुई कागज पर। बिना रोक टोक के सभी अंदर ऐसे चले गए जैसे कोई बहुत बड़ा मतलब फिल्म की शूटिंग चल रही हो और कोई डायरेक्टर वेक्टर देखने आए। अशरफ से 2 घंटे मुलाकात करते हैं। उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग फाइनल होती है। असद और अतीक गैंग के शूटर्स की जेल में अशरफ से मुलाकात के बाद जेल अधिकारियों पर एक्शन लिया गया था। जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर समेत 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया कि कैसे आ गए भाई ऐसे बिना किसी कागज पर एंट्री किए हुए, और 2-2 घंटे मिल रहे थे। बरेली जेल के 2 सिपाहियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप था कि ये बिना आईडी अशरफ से अतीक गैंग के 9 शूटर्स की मुलाकात करवाते थे। उमेश पाल की हत्या के जरिए अतीक अहमद ने बड़ी प्लानिंग कर रखी। अतीक चाहता था कि उमेश पाल की हत्या इस तरह से हो जिससे योगी सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाएं। इसलिए उमेश पाल को मारने के लिए 4 बार प्लानिंग हुई थी। 4 बार प्लान बना भाई। पहला प्लान उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के दौरान उमेश पाल को मार दिया जाए, यह प्लान बनाया इन लोगों ने ताकि इन्वेस्टर समिट में हड़कंप मच जाएगी। देखिए सड़क पर मार दिया। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि अतीक गैंग के शूटर्स उमेश पाल को मार नहीं पाए। फिर दूसरा प्लान बनाया इन लोगों ने कि प्रयागराज में सीजीएम कोर्ट के बाहर उमेश पाल को मार दिया जाए।
ताकि माहौल बने कि देखिए कोर्ट के बाहर मार दिया। फिर उसमें भी कामयाब नहीं हुए। फिर तीसरा प्लान बनाया इन भाई लोगों ने कि प्रयागराज के किसी चौराहे पर दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी जाए। इसमें भी फेल हो गए। फिर बना चौथा प्लान कि उमेश पाल को मारने के 3 प्लान जब फेल हो गए तो आखिरकार 24 फरवरी को उमेश पाल के घर के बाहर उसकी हत्या कर दी जाए, और इसमें ये लोग कामयाब हो गए। नहीं तो 3 बार और ट्राई कर चुके थे। अतीक अहमद ने सालों तक प्रयागराज में अपने खौफ का साम्राज्य कायम रखा। अतीक अहमद उगाही और जमीनों पर कब्जा करने के लिए बदनाम था। आपको अतीक अहमद का एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि अतीक अहमद किस तरह से जमीनों पर कब्जा किया करता था। यह वीडियो साल 2014 का है। उस समय अतीक अहमद राजनीतिक संरक्षण की वजह से बहुत पावरफुल था, एकदम ताकतवर। ये जो चल रहा है आगे, ये अतीक दिख रहा है आपको। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने के साथ अतीक अहमद बड़े बड़े बंगलों पर भी कब्जा कर लिया करता था, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। इस वीडियो में भी अतीक अहमद प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में एक घर पर कब्जा करने के लिए जाता दिख रहा है। अतीक के साथ उसके 7 गुर्गे दिख रहे हैं। उसमें से लोगों ने बंदूकें ले रखी, सभी के हाथ में हथियार है। किसी ने तलवार ले रखी है, किसी के पास राइफल है। अतीक अहमद बेखौफ दंदनाता हुआ घर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर घर के मालिक को धमकाता है कि इस जमीन को मैंने खरीद लिया भाई, खाली करो, जबकि जमीन के मालिक ने जमीन बेची भी नहीं थी। उस समय 1264 गज की जमीन की कीमत 15 करोड़ रुपए थी, जिसे हथियाने के लिए अतीक अहमद गया था। इस मामले में 2 FIR भी हुई, लेकिन अतीक अहमद का 2014 में क्या ही बिगड़ता उत्तर प्रदेश में। आपको उस पीड़ित का बयान सुनाता हूं जिसके घर में अतीक अहमद ने 2014 में घुसने की कोशिश की थी। इनका नाम राजीव टंडन है। सुनिए क्या बता रहे हैं अतीक के बारे में, सॉरी सो कॉल्ड मासूम अतीक के बारे में। सुनिए जरा। वो हमको हमारे किसी मित्र के द्वारा संदेश कहलवाते हैं कि आप 30 दिन में ये बंगला खाली कर दीजिए। वो खुद अजय हेला, जिसके नाम उन्होंने संपत्ति का, अपने नाम तो लेते नहीं थे, किसी न किसी के नाम से जो है जो भी कार्रवाई करते हों, उसको लेके पूरे गनर्स को लेके 6-8 आदमी थे, और बाकायदा मेरे घर के प्रेमिसेस में वो अपनी 2 गाड़ियों के साथ अंदर आए। मेरी मिसेस ने जो है, क्योंकि डरी तो थी, उन्होंने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। आधे घंटे तक वो बाहर बैठ के गुर्बत करते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे, गनर्स जो है बंदूकें हिलाते रहे। जब उनको सफलता नहीं मिली तो वो वहाँ से चले गए। उमेश पाल मर्डर केस के बाद अब तक अतीक अहमद, अशरफ, असद, मोहम्मद गुलाम मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश है। खास तौर पर गुड्डू मुस्लिम, जो लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। अब खबर है कि गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन इससे पहले ओडिशा थी। यूपी एसटीएफ ने ओडिशा में गुड्डू के मददगार को पकड़ा। राजा खान नाम के शख्स से एसटीएफ ने पूछताछ की तो पता चला कि गुड्डू की लोकेशन छत्तीसगढ़ हो सकती है। गुड्डू मुस्लिम बेहद शातिर और मंझा हुआ बदमाश है। पुलिस से बचने के लिए वो अपनी लोकेशन बदल रहा है। गुड्डू मुस्लिम फोन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। गुड्डू के बारे में कहा जा रहा है कि कई गैंग्स के साथ इसके कनेक्शन रहे और हो सकता है कि वो इन्हीं का फायदा उठाकर अभी तक बचा हुआ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज इशारा दे दिया है कि बहुत दिनों तक इस तरह का राज जो इन्होंने कायम किया वो टिकेगा नहीं। तो आज नहीं तो कल गुड्डू मुस्लिम भी पकड़ा जाएगा और शाइस्ता परवीन भी पकड़ी जाएगी। गुड्डू मुस्लिम आज नहीं तो कल हाथ लग जाएगा, लेकिन पाठशाला में अब उन सिक्कों का चैप्टर जिन्हें कोई हाथ लगाने वाला नहीं मिल रहा। साईं बाबा के मंदिर का वो चढ़ावा जिससे सारे बैंक टेंशन में आ गए हैं। वो पैसा जो साईं मंदिर में पड़ा है लेकिन कोई छूने को तैयार नहीं है। क्यों? इस चैप्टर में बताता हूं। शिरडी के साईं मंदिर में भक्तों के चढ़ावे की बात आपने बहुत सुनी और देखी है। इस मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं, करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपको यह भी पता है, कोई कैश चढ़ाता है, कोई गोल्ड चढ़ाता है, कोई चेक देके चला जाता है, कोई ज्वेलरी चढ़ा देता है, कोई ऑनलाइन ही पैसा ट्रांसफर कर देता है। जिसको जैसा तरीका मिलता है वो उस तरह से दुनिया भर के साईं भक्त यहां पर दान देते हैं। फिर ये दान मंदिर कमेटी के लोग गिनकर बैंकों में जमा कर देते हैं
वहां मंदिर में थोड़ी रखे रहेंगे। ये काम सालों से चला रहा है, लेकिन इस बार साईं मंदिर का पैसा जमा करने वाली बैंकों ने पैसा जमा करने से हाथ खड़े कर दिए कि ना बॉस, हमसे नहीं हो पाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई है कि दान में मिले सिक्के, जिन्हें रखने के लिए बैंकों के पास पर्याप्त जगह नहीं है। इतना सिक्का लोगों ने दान में दे दिया कि बैंक कह रहे हैं कि बॉस हमको मत दो, हमारे पास इतना जगह नहीं है। वहां चढ़ावे में इतने सिक्के आ गए जिसे देखकर बैंक वालों के हाथ पैर फूल गए। जब ये सिक्के बैंक में जमा करवाने के लिए पहुंचाए गए तो बैंक ने कहा, अरे भैया इन्हें रखेंगे कहां? बैंक में इतनी जगह थोड़ी है कि दिन भर से आप बैठ के सारा सिक्का ही रख लें, फिर नोट कहां रखेंगे? अब सवाल खड़ा हो गया कि इन सिक्कों का क्या होगा। उसके बारे में आगे बताऊंगा कि इसका क्या होगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि कितने सिक्के शिरडी के साईं मंदिर में आए हैं। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को हर हफ्ते दान में औसतन 14 लाख रुपए के सिक्के मिले। 14 लाख रुपए के सिक्के हर हफ्ते, यानी हर महीने करीब 56 लाख रुपए के तो सिक्के आए। कुछ महीने में यह आंकड़ा कम ज्यादा भी हुआ, लेकिन साल भर में कहा जा रहा है करीब 4 करोड़ रुपए के सिक्के मंदिर को दान के तौर पर मिल गए। बैंकों के पास पहले से ही 11 करोड़ रुपए के सिक्के रखे हैं, जो बैंकों की बहुत सारी जगह घेरे हुए हैं। इसके बाद 4 करोड़ के सिक्कों को जमा करने का प्रेशर आ गया, इसलिए बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई पहले ही तुम्हारा 11 करोड़ का सिक्का रखे हैं, अब 4 करोड़ और, फिर अगला कुछ और ले आओगे, हम कहां रखेंगे भाई? बैंकों का कहना है कि इतने सिक्के मैनेज करने में बहुत परेशानी आ रही है, इसलिए सिक्कों को जमा नहीं कर सकते। भाई आज की डेट में सिक्कों का हाल क्या है? लोग या तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं या नोट लेते हैं। आप कहीं जाइए, पार्किंग में आप लगाएंगे, 100 रुपया देंगे, वो 70 रुपया काटेगा, 3-10 का सिक्का देगा। लोग कहते हैं अरे बॉस सिक्का मत दो, वॉलेट भारी हो जाता है, कहां रखेंगे, गिरता है, पॉकेट भारी हो जाती है। तुम एक काम करो, नोट दे दो। सिक्का कोई लेना ही नहीं चाहता, वो ऐसे ही आप बैंक भी नहीं लेना चाह रहे। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के करीब 13 बैंकों में बैंक अकाउंट है। दूसरी तरफ ट्रस्ट का कहना है कि इसमें रिजर्व बैंक को कुछ करना चाहिए, नहीं तो कई और दूसरी बैंकों में अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि किसी बैंक को पैसा जमा करने से मना करना पड़ रहा, वरना बैंक तो कहते हैं कि लाओ लाओ दो मैं रखूं। बैंक पहली बार शायद मना कर रहे हैं, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही डिपॉजिट्स पर टिका है। वो अगर मना करने लगेंगे तो कहां ही बिजनेस चलेगा, लेकिन उनकी भी मजबूरी है तो वो मना कर रहे हैं। इतना सिक्का कहां रखें? अब आपको बैंकों की समस्या को एक उदाहरण देकर समझाता हूं। ये 4 करोड़ रुपए के सिक्के कितनी जगह घेर लेंगे। मान लीजिए मंदिर में 1 रुपए का सिक्का चढ़ाया गया। वैसे तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के सिक्के चढ़ाए गए होंगे, लेकिन हम 1 रुपए के सिक्के से कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कुल सिक्के जो हैं वो 4 करोड़ चढ़ाए गए। 4 करोड़ रुपए के कुल सिक्के, अगर 1 रुपया का सारा सिक्का है, एक उदाहरण कह रहा हूं, कुल सिक्के 4 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि 4 करोड़ रुपए का चढ़ाया गया चढ़ावा सिक्कों का। अब 1 रुपया का जो सिक्का होता है उसका साइज जो है वो करीब करीब बैठता है 22 mm, 22 mm का एक सिक्का बैठता है। तो अगर उसको आप एक लाइन में सजाएंगे, ये 4 करोड़ के सिक्के को एक लाइन में अगर आप रख देंगे तो कितनी दूर तक ये जाएगा आपको पता है? बॉस ये 880 किलोमीटर की लाइन बन जाएगी सिक्के की। इतने सिक्के हो गए 4 करोड़ के, 880 किलोमीटर का लंबी सिक्के की लाइन। मतलब ये कितना हो गया? दिल्ली से बनारस की दूरी, इतना सिक्का है। अब आप समझिए क्यों बैंक हाथ खड़ा कर रहे हैं कि दिल्ली से बनारस तक आप सिक्का बिछा दीजिए ऐसा सीधा, उतनी लंबी लाइन बन जाएगी 4 करोड़ के 1-1 रुपए के अगर सिक्के हैं तो। एक के ऊपर एक रख दीजिए, अभी तो एक लाइन में रख रहे हैं, एक के ऊपर एक रखिए तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या होगा? जो 10 बाई 10 का कमरा होता है वो फुल हो जाएगा, फुल पूरा कमरा 10 बाई 10 का भर जाएगा, जगह ही नहीं बचेगी, इतना सिक्का है। अच्छा, रख रखाव की अलग दिक्कत। 1 रुपए के सिक्के का वजन 4 ग्राम होता है एक सिक्के का, तो ऐसे सिक्कों का कुल वजन जो है वो 1,60,000 किलो हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट के लिए करीब करीब 38 जिप्सी गाड़ियां लग जाएंगी। अगर इसमें 5 और 10 रुपए के सिक्कों को भी मिला लिया जाए तो यह वजन और बढ़ जाएगा, और इन्हें उठाने और रखने और दूसरी जगह भेजने में आने वाली परेशानी को देखकर बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए होंगे।
आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सिक्कों को गिनना भी तो बहुत बड़ा हेडेक है। भाई अब आप सोच रहे हो 4 करोड़ का सिक्का कैसे गिना होगा? जो गिना होगा वो तो बेचारा लेट जाता होगा थोड़ी देर में कि अब कितना ही सिक्का गिने। इससे पहले सिक्कों को अलग अलग करना, फिर उन्हें गिनना, और बीच में गिनती भूल गए तो काम और बढ़ गया। लोगों ने नोट गिनने की बड़ी मशीन देखी। मैं आपको सिक्के गिनने वाली मशीन दिखा रहा हूं आज। यह मशीन बड़ी कमाल की है। इसमें सिक्के डालते जाइए और ये गिन के बता देती है कि कितने सिक्के आए। 6 सेकंड में एक गिड्डी यानी 100 नोट गिने जाते हैं मशीन में। लेकिन मंदिर जैसी जगह पर सिक्कों को गिरना हो तो ऐसे देखिए कैसे वहां पे सिक्के डाल दिए गए। अब ये सारे सिक्के अंदर चले जाएंगे और इसमें निकल कर आ जाएगा कि कितने, कौन सा सिक्का कितने का था और कितने सिक्के अंदर गए और कितना वैल्यू हुई। ये सिक्के गिनने की मशीन, और देखिए अलग अलग बॉक्स में जा रहा है। अब आपको बताता हूं कि साईं मंदिर में टोटल चढ़ावा कितना आता है, क्योंकि जब सिक्के ही 4 करोड़ रुपए की कीमत के हैं तो सोचिए कुल चढ़ावा कितना आता होगा। 2022 में साईं मंदिर में टोटल 400 करोड़ 17,64,201 रुपए का चढ़ावा है। इसमें दान पेटी में 167 करोड़ 77 लाख रुपए लोगों ने डाले। दान पर्ची से 74 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर और चेक से 144 करोड़ 45 लाख 22 हजार रुपए का दान मिला। इस साल नववर्ष के मौके पर 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच 3 लाख से ज्यादा लोगों ने साईं बाबा के दर्शन किए, यानी रोजाना करीब 1 लाख लोग मंदिर पहुंचे। इनमें 8 करोड़ लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक 17 करोड़ 81 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। इसमें सब तरह से डोनेशन आया, लेकिन डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2 करोड़ 15 लाख रुपए का दान मिला। अब आप सोचिए कि एक तरफ सिक्के देने वाले लोग भी हैं, दूसरी तरफ प्लास्टिक मनी वाले लोग भी हैं। वैसे साईं मंदिर में हर तरह के भक्त आते हैं, अमीर गरीब अपने हिसाब से दान देते हैं, और गोल्ड भी बहुत लोग चढ़ाते हैं। लेकिन अब टेंशन ये हो गई है कि बॉस ये सिक्के कहां जाएंगे और कहां रखे जाएंगे। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास, जिसमें बताऊंगा कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस ने आरसीबी के फैंस को पीट दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि पिछले दिनों बेंगलुरु में चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के मैच के बाद चिन्ना स्वामी स्टेडियम के स्टैंड्स में सीएसके के फैंस ने आरसीबी के फैंस को पीट दिया। इस मैच में चेन्नई ने आरसीबी को 8 रन से हरा दिया। हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में यह खबर पूरी तरह गलत निकली। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो आईपीएल से जुड़ा ही नहीं है, बल्कि ये आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग से जुड़ा वीडियो है, जो फुटबॉल लीग है। और फैंस की ये भिड़ंत 11 फरवरी को आईएसएल में केरला ब्लास्टर्स और बेंगलुरु के बीच हुए मुकाबले के बाद हुई थी, जिसमें केरल की टीम के फैंस पीली जर्सी में नजर आ रहे हैं। इसी वजह से इस भिड़ंत को चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के मुकाबले से जोड़ दिया गया, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी भी पीले रंग की है, तो लोगों को लगा कि ये जो है ये चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हो सकते हैं। लेकिन ये गलत खबर है। सीएसके और आरसीबी के फैंस आपस में नहीं भिड़े। तो इस तरह से भिड़ना भिड़ाना छोड़िए, मैच देखिए। इससे कभी भी कुछ ऐसा हो जाए तो मारपीट मत कीजिए। लेकिन जहां तक पिटने की बात है तो हमारे पड़ोस में पाकिस्तान तो पिटा हुआ है। अखंड भारत की तस्वीर और भारत से 5वीं जंग